वहाँ से शुरू किया, कैफ़े जाके काम करते थे, कैफ़े वाले के साथ डील कर ली कि हमें आप फ्री में दे दो, बदले में आपकी हम वेबसाइट बना देंगे। ये मेरे को आई थिंक अर्ली ऑन क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझको जॉब नहीं, मेरे को अपना बिज़नेस शुरू करना है। अब नाउ लुकिंग बैक प्रोबब्ली इट वाज़ अ फूलिश डिसीजन, कुड हैव बीन। अगर नहीं वर्कआउट किया होता तो फूलिश डिसीजन होता, वर्कआउट कर गया तो स्मार्ट डिसीजन बनता। तो एग्ज़ाम से पहले ना 2 बारी सेशन होते थे। फर्स्ट सेशन चल रहा है। गाय केम इनटू द क्लासरूम, हम बैठ के पढ़ रहे हैं। जो भी आगे सबसे पहले आगे बच्चा बैठा था उसने बैकबोर्ड आया, फाड़ दिया, नहीं होगा एग्जाम, बाहर चलो स्ट्राइक कर रहे हैं। So, welcome to the Launchcast officially. After many dates of postponing the shoot, finally आज हम बैठे हुए हैं वीकेंड पे एंड इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे दिया। आई वुड लाइक यू कि आप जो है अपना एक इंट्रोडक्शन दो एंड व्हाट इज द स्टोरी विच मेड यू कम हियर ना, क्योंकि आई वेंट थ्रू योर स्टोरी, यू हैव बीन वर्किंग इन मेनी रोल्स प्रायर टू दिस। इस एज में इतना सब करना, इस एज में एक आपके पास मेरे ख्याल से जब मैंने ऑब्जर्व किया, यू हैव अ मेंटालिटी कि यार क्या ही हो जाएगा, राइट? यू हैव द मेंटालिटी कि भाई ट्राई करना है, क्या ही हो जाएगा, बुरा से बुरा, है ना? सो वो मेरे ख्याल से आपकी एक मेंटालिटी है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट ऑन योर स्टोरी, उधर से हम स्टार्ट करते हैं। Sure, yeah. So, starting with the introduction, hello everyone. I am Snehil Khanor. I am co-founder and CEO of Truly Madly. We are a serious dating app to help you start your love story. I started very early in life. In fact, जब मैं स्कूल में था, I had launched my first तब स्टार्टअप नहीं पता था कि स्टार्टअप बोलते हैं इसको। तब तो ये पता था यार बिजनेस करना है अपना कुछ। देन गॉट इनटू प्रोग्रामिंग बिकॉज एक दोस्त बहुत अच्छा सीख रहा था, तो उसके साथ में उसके घर पे कंप्यूटर आ गया था। 2005-6 की बात है, 15 साल का था मैं तब। तो फिर बहुत ही फैसिनेटिंग लगा मेरे को, ये एक जादुई सा डब्बा है। एंड उसमें जब थोड़ा और घुसे, थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखी, PHP खुद से सीखना शुरू करी, कुछ कुछ छेड़छाड़ करके चीज़ें बनानी शुरू करी। तो बहुत मज़ा आया कि यार हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, उधर कुछ बढ़िया सा विजुअल प्रोग्राम दिखता है, उस पे हम एक्शंस ले सकते हैं, लॉजिक्स डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले कोई ऐसे ना कंप्यूटर्स का एक्सपोज़र था, ना प्रोग्रामिंग का, घर पे कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो वहाँ से शुरू किया, कैफ़े जाके काम करते थे, कैफ़े वाले के साथ डील कर ली कि हमें आप फ्री में दे दो, बदले में आपकी हम वेबसाइट बना देंगे। कुछ घंटे हमें रोज के फ्री में दे दो, अब बदले में हम आपकी वेबसाइट बना देंगे। एंड वो दोपहर को 2-3 बजे लंच करने अपने घर जाता था 1 डेढ़ घंटे के लिए, तब बंद करके चला जाता था। मैंने कहा बंद क्यों कर रहे हो, मैं बैठा होता हूँ, तो मैं संभाल लूँगा उतने, उसके बदले में मतलब आप मेरे को फ्री में यूज़ करने दो। तो उसने भी कहा बढ़िया है, सपोर्ट किया उसने भी, उसने देखा कि यार बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे करते गए, लोगों का भी सपोर्ट मिला काफ़ी। देन फर्स्ट वेबसाइट हमने अपनी एक सोशल नेटवर्क लॉन्च करी एलफोलो के नाम से, बिकॉज़ इनिशियली बस बस सीख रहे थे हम, तो हमें कोई ऐसा नहीं था कि यार कोई बड़ी कंपनी बनानी है या कुछ कर लेंगे। सीखने के लिए बनाया था, बिकॉज़ ऑरकुट से परेशान हो गए थे और फेसबुक हमारी ज़िंदगी में तो आया नहीं था। तो वो किया, फिर ऐसे-ऐसे कुछ करके कुछ और वेबसाइट्स वगैरह शुरू करी, फिर एक कंपनी शुरू करी। जब फिर ऐसे-ऐसे करते मैं कॉलेज पहुँच गया, फर्स्ट ईयर से जस्ट पहले ही हमने एक कंपनी शुरू करी वेबस्थल के नाम से, जिसमें हम लोगों के लिए उनके वेबसाइट्स और पोर्टल्स बनाते थे। तो उस टाइम पे हमने एक एडटेक बनाया था किसी के लिए, इंग्लिश ईवे के नाम से। तो वही ऐसे-ऐसे करते-करते फिर मेरे को समझ आया कि यार मेरे को ऐसे सर्विसिंग में मज़ा नहीं आता। तो फिर मैं कॉलेज के दौरान आई जॉइन्ड इंटर्नशिप 3rd ईयर में एट letsbuy.com। तो वहाँ पे आई जॉइन्ड एज़ एन पीएचपी इंटर्न, बट देन मेरे को उनके प्रोडक्ट हेड ने प्रोडक्ट टीम में पोच कर लिया। एंड वहाँ पे फिर मैं प्रोडक्ट में घुसा। फिर जब मेरी इंटर्नशिप जब एंड देन आई लॉन्च्ड देयर मोबाइल साइट एंड एंड्रॉयड ऐप बैक इन जुलाई 2011। तो तब तक प्ले स्टोर भी लॉन्च नहीं हुआ था, वो एंड्रॉयड मार्केट ही होती थी, वो गूगल ने अभी प्ले स्टोर भी लॉन्च नहीं किया था। एंड किया, बनाया, करते-करते फिर मेरी जब वो खत्म हुई इंटर्नशिप, तो उन्होंने बोला यार कि 4th ईयर है तुम्हारा, तो रोज़ कॉलेज तो जाओगे नहीं, तो साथ में इधर आ जाओ। तो ऐसे मैं एक्सीडेंटली कंसल्टेंट बन गया।
महीने में हफ्ते में 3 दिन कॉलेज चला जाता था और कैब मेरी वहीं से ही जाती थी, तो 3 दिन में पहले जहाँ हम बंक मार के एमबीएस जाया करते थे, मैं कॉलेज बंक मार के ऑफिस जाने लग गया। एंड ऐसे-ऐसे फिर काम किया, फिर लेट्स बाय को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया। देन वी थॉट कि यार अब कुछ अपना नया करेंगे। मैं प्लेसमेंट्स वगैरह में भी नहीं बैठा, मेरे को काफ़ी घर पे लड़ाई भी हुई इस चक्कर में। मैं टीएनपी सेल का कमिटी में था जबकि तो सबकी मैंने प्लेसमेंट्स करवाई, बट मेरे को था यार ये एचसीएल, इन्फोसिस ये आएँगी 15 महीने बाद, तो पहले बुलाएँगी, फिर 15 महीने की ट्रेनिंग में 15,000 रुपए देंगे, फिर जाके 3.5 लाख रुपए की नौकरी लगेगी शायद। मैं कहा यार उतना तो मैं कमा ही लूँगा कुछ करके, तो मैं मन ही नहीं किया। मेरे को काफ़ी क्लियर भी था यार कि एंड अब कह सकते हो लुकिंग बैकवर्ड बेवकूफ़ी भी थी, बट थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी था कि यार कमा ही लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट अपने टर्म्स पे करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। एंड थोड़ा एक्सपोज़र था कि कुछ-कुछ चीज़ें कर रखी थी, काम बेचना आ गया था कुछ-कुछ कि यार हाँ, और कुछ नहीं तो सर्विसेज़ ही कर लेंगे यार, नौकरी से तो बेहतर ही रहेगा शायद। बट क्लियर भी था कि यार सर्विसेज़ में मज़ा तो नहीं है। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई, अच्छे लोगों से मिलते रहे, उनका सपोर्ट मिलता रहा, सीखते रहे चीज़ें, अभी भी सीखते रहते हैं। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। डू यू थिंक कि कोई भी स्टूडेंट को टेक आना, राइट, कोडिंग आना, इट इज़ अ लाइफ स्किल सेवर स्किल, या तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम if he wants to become an entrepreneur in the later stages of their life? यार आई थिंक एंटरप्रेन्योर बनना हो चाहे ना बनना हो, आपको कोडिंग आती है ना, तो आपको कोडिंग इज, एंड काफ़ी लोग बोलते भी हैं काफ़ी स्ट्रांगली कि इट हैज़ नाउ बिकम अ लाइफ स्किल, बिकॉज आपको सोचना आ जाता है, लॉजिक समझ आ जाते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ माइंड वर्क, तो इट्स गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। देन आप उसको बहुत अच्छे से, एक अगर आपका पैशन बन जाता है तो दैट इज़ वन पैशन विच यू कैन कन्वर्ट इनटू अ हाई पेइंग जॉब आल्सो। अगर आप अच्छा डेप्थ में घुस सकते हो, समझना आता है, सीखना आता है। तो ऐसे ही शुरू हुआ था। एंड प्रोग्रामिंग मेरे को भी लगता है यार सबको, इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स बेसिक्स तो आने ही चाहिए। अगर इंटरेस्ट बनता है और मन लगता है तो फिर डेप्थ में भी जाना चाहिए। So, you know, इस पॉइंट पे आई एक्चुअली रिलेट समवेयर, क्योंकि आई थिंक कि कोडिंग इन जनरल इज अ लाइफ स्किल, बट ऑल्सो डोंट यू थिंक कि कोडिंग हैज बिकम वेरी जनरलाइज्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव, कि आज मान लो यू आर ऑल्सो हायरिंग समवन एज अ फाउंडर, व्हाट डू यू लुक इनटू अ कोडर, हुँ, कि आज मान लो हुँ, मैंने बस पीएचपी सीख ली, मैंने डीएसए सीख लिया, इज दैट इनफ फॉर मी? और if I want to become an entrepreneur, or हुँ, if I want to, you know, get हुँ। that super dream package of mine, what is the USP one person should have as an? तो एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ, तो एंटरप्रेन्योर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, तो आप बेसिक सीख लो, चल हम्म, जाएगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसा कोडर था, मैं बहुत अच्छा कोडर नहीं था, बिकॉज़ मेरे को ऐसा कोडिंग में घुसने का मज़ा नहीं आता था। मेरे को बस उसमें फ़न आता था यार कि कुछ हमने यहाँ पे किया और वहाँ पे कुछ और हो गया। एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स फ्रॉम ज़ीरो, कि एक खाली नोटपैड से शुरू करके हमने कुछ बनाया और एक लाइव वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट रेडी हो गई। तो आई वुड नॉट हायर, व्हेन आई हायर प्रोग्रामर्स फॉर माय कंपनी, आई डोंट हायर पीपल लाइक मी, बिकॉज़ एक कोडर और एक अच्छे कोडर में फ़र्क होता है। कोडिंग कोई भी कर सकता है, अच्छी कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें और लगती हैं, अच्छा कोड लिखना डिफरेंट होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर किया है कोड को बहुत इम्पोर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस कैसी देने वाला है वो कोड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे को नहीं आता यार कि परफॉर्मेंस वाला कोड कैसे लिखते हैं, मेरे को इतना आता है कि अच्छा ये चाहिए ना तुम्हें, मैं बना दूँगा, इतना हो जाएगा। बट क्या वो रिसोर्सेज़ का बेस्ट यूटिलाइज़ेशन कर रहा है? नो, मेरे को वो नहीं आता। जैसे कंप्यूटर साइंस में कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना? तो वो कॉम्प्लेक्सिटी समझ पाना कि यार कितना कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हो, क्या उतने कॉम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत है ना? अब कोई सेम चीज़ करने के लिए 50 लाइन का कोड लिखता है, कोई 15 लाइन में कर देता है, ठीक है? तो वो डेप्थ, वो एक्सपीरियंस, उसके उस जब आपको वो आ जाता है ना, तब आपको अपना ड्रीम पैकेज मिलता है। अदर देन दैट देखो कोडिंग तो आ आज के टाइम पे तो देखो आसान ही होती जा रही है। पहले तो फिर भी थोड़ी मुश्किल होती थी, अब तो विद ईच पासिंग ईयर वी सी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई उसमें आप, एंड विद एआई टुडे आई थिंक आप नॉर्मल इंग्लिश में भी कोड कर पाओगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है समझने की, एंड सिमेंटिक्स वगैरह सब कुछ
स्ट्रक्चरिंग वगैरह समझने की। तो ये फ़र्क पड़ जाता है कि एक अच्छा कोडर और एक कोडर और एक अच्छे कोडर में ये फ़र्क होता है। तो हमें हमें जब हायरिंग करनी होती है, हम अच्छा कोडर ढूँढते हैं कि उसको कोड करने का तरीका कैसा है। कोडिंग तो सबको आती है यार, भारत देश में आप पत्थर फेंको, उसके पत्थर के नीचे आपको 20 कोडर मिल जाएँगे, एक भी नहीं। तो वो बट उसमें से अच्छा कोडर शायद एक भी नहीं होगा। इट्स क्योंकि अच्छा कोड सीखने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक्चुअल में डेप्थ में घुसना पड़ता है, व्हिच इज़ ट्रू फॉर एनी एनी फील्ड, कोडिंग हो या कुछ और हो, आपको बहुत डेप्थ में घुसना पड़ता है। What do you think कि at the initial level of anyone's career जब एक student है, right, if he is student or a young professional हुँ, exploring field कर रहा है, right, he's just exploring around, specialist or generalist, what हुँ, should they look up to and major with the focus of being an entrepreneur? Because and this comes from my story और आपने भी relate किया होगा as a engineering student कि जब हम थर्ड ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में आते हैं, जब आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाला कीड़ा रहता है, यू डोंट हैव समथिंग व्हिच यू स्पेशलाइज इन। आपका जैसे आप खुद बोले, यू आर अ कोडर बट नॉट अ वेरी गुड हुँ, कोडर, तो आपके हायरिंग के चांसेस है वहाँ पे कम हो जाते हैं एज अ कोडर या विथ अ सुपर ड्रीम पैकेज। और एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाहते हैं, बिल्कुल। यू हैव जनरलाइज स्किल्स बट वो रिस्की भी है। हुँ, सो अगर इस सिचुएशन में एक थर्ड फोर्थ ईयर का स्टूडेंट अगर आगे देख रहा है कि मुझे क्या करना है, राइट, स्पेशलिस्ट बनना चाहिए या जनरलिस्ट बनना हुँ। चाहिए if he wants to work in startups or explore entrepreneurship? यार तो देखो दोनों का ना जर्नलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, दोनों का एक अपना एडवांटेज है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो यू नीड टू बी अ जर्नलिस्ट बिकॉज़ बहुत सारी फ़ील्ड्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको अकाउंट्स भी समझ आना चाहिए, फाइनेंस भी समझ आना चाहिए, आपको मार्केटिंग भी समझ आनी चाहिए, कोडिंग भी समझ आनी चाहिए, आपको एम्प्लॉयी डायनामिक्स समझ आना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको जर्नलिस्ट ज़रूरी होता है। बट आपको साथ में ना एक किसी चीज़ में सिर्फ़ जर्नलिस्ट नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सो आई से कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स Hmm. बट मास्टर ऑफ सम। ठीक है? तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन नहीं हो सकते। आपको किसी एक चीज़ में तो मास्टरी भी करनी पड़ेगी एंड उसके साथ में आपको कोई किसी एक चीज़ में डेप्थ में भी जाओ एंड वो 1, 2, 3 कितनी भी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको ज़रूरत है एंड बाकी चीज़ों में आप ऊपर-ऊपर से आप वाइड जा सकते हो कि हाँ, ये भी थोड़ा पता है कि फिर बिकॉज़ आपको ना अब मान लो अगर 10 फंक्शंस हैं कंपनी में, हाँ, आपको 10 के 10 फंक्शन से काम भी तो करवाना है। आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा कोई भी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो जनरल स्किल तो चाहिए ही, बट जो भी आपका कोर है, अब जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आई एम वेरी मच इन डीप, ठीक है? तो दैट इज़ आई एम मास्टर ऑफ बट कोडिंग, फाइनेंस ये वो मार्केटिंग में भी आई एम समव्हाट इन डीप, बट बाकी में आई हैव टीम, दे डू द वर्क, आई हैव इनफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड guide them when they get stuck or you know check when they are trying to do something fishy, राइट? तो वो स्किल आनी ज़रूरी है बट अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो, अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जा रहे हो तो जर्नलिस्ट काफ़ी काम आते हैं। बिकॉज़ अर्ली स्टेज स्टार्टअप में कोई डिफाइंड रोल होता ही नहीं है ना? तो उसमें आपको जर्नलिस्ट होना बहुत ज़रूरी ही हो जाता है। बट अगर आप एक लेट स्टेज स्टार्टअप में जा रहे हो तो वहाँ पे उनको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं बिकॉज़ मैच्योर हो चुकी होती है कंपनी, हर फंक्शन अपने आप में एक छोटा स्टार्टअप होता है। तो आपको उस फंक्शन को अगर लीड करना है या उसमें काम करना है तो आपको उसकी डेप्थ आनी चाहिए। तो ये फ़र्क हो जाता है। तो दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ करियर, योर वेयर यू आर वर्किंग, व्हाट योर प्लान इज़ इन लॉन्ग टर्म, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है। नाउ ट्रेसिंग बैक आपकी जर्नी पे, राइट, आपने बोला कि यू आपने वो साइबर कैफे वाले के साथ जुगाड़ कर लिया कि भाई मुझे थोड़ा घंटा फ्री दे दो, राइट, एंड देन यू ऑल्सो वेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड हुँ, देन ऑल्सो यू वर्कड इन अ कंपनी जब आप फोर्थ ईयर में ऑफिस जाने लगे थे, राइट। ये सब करने में जब आप छोटे हुँ, थे, तो चले बड़े हो गए, फोर्थ ईयर में यू हैव मैच्योरिटी, यू नो दैट आई नीड टू अर्न नाउ, बट जब छोटे थे व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? ना, नो हुँ, वन टोल्ड यू टू डू इट, देयर वाज नो फोर्स टू इट, आपकी क्यूरियोसिटी थी। व्हाई डिड यू स्टार्ट दैट सर्विसेज बिजनेस इन द फर्स्ट हुँ। ईयर, और व्हाई डिड यू स्टार्ट मेकिंग वेबसाइट फॉर दैट साइबर कैफे? उसके अंदर का मोटिवेशन क्या था?
यार यार उस टाइम पे तो देखो मोटिवेशन ना, मजा आता था अपने को तो ये करने में। ठीक है, आज भी मजा ही आता है जो भी कर रहे हैं, ऐसे कोई काम काम की तरह लगता नहीं है। छुट्टी पे भी जाते हैं तो भी काम कर रहे होते हैं, हनीमून पे भी गया था तो भी काम कर रहा था, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं होता अभी तो। पर उस टाइम पे तो यार पढ़ाई में तो ज़्यादा मन लगता नहीं था। अ, ये सब बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था, तब एक नई दुनिया खुल रही थी, है ना। तो 2006 7 8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8 से 12 मेरा इंजीनियरिंग पीरियड था। तो कीड़ा था कुछ कह लो, या ऐसे कोई गाइडेंस भी नहीं थी कि यार ऐसे कर लो तो तुम्हारा करियर अच्छा बन जाएगा। बस ये था कि वी स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग, वी फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ने कहा यार चलो खेल के देखते हैं। तो फिर घुसते गए, लगे रहे, मजा आने लगा तो और घुसे। फिर देखा कि यार इसमें से तो हम, ये मेरे को आई थिंक अर्ली ऑन क्लियरिटी मिल गई थी कि मेरे को जॉब नहीं करना, मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है। अब नाउ लुकिंग बैक प्रोबब्ली इट वाज अ फूलिश डिसीजन, कुड हैव बीन, अगर नहीं वर्कआउट किया होता तो फूलिश डिसीजन होता, वर्कआउट कर गया तो स्मार्ट डिसीजन लगता है लोगों को। बट इतना कुछ सोचा नहीं था तब, है ना। वो अपनी गट फीलिंग होती है, उसी से इंसान सीखता और बढ़ता रहता है। वही था कि गट में था कि यार, एंड जबकि एक मोटिवेशन लॉन्ग टर्म की हमेशा थी कि यार ग्रो अप इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, रेज बाय सिंगल मदर, वो पूरा टाइम काम करती थी, पार्लर चलाती थी अपना। तो ऑफ कोर्स एक था कि यार बड़ा आदमी बनेंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, खुश करेंगे माँ को, तो वो सब तो था ही। बट जब ये शुरू किया था तब ना, ऐसे पता नहीं था कि यार मतलब कि ऐसा करियर बनेगा, या मैं बता रहा हूँ ना, तब तो स्टार्टअप वर्ड ही नहीं होता था यार इंडिया में। तो बिल्कुल मेरे को याद है, सेकंड ईयर की बात है, एक हमने सुना कि चंडीगढ़ के पास एक जगह है जीरकपुर, वहाँ पे कोई स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हो रही है। एंड बाहर भी नहीं निकले तब तक ज़्यादा कॉलेज के अलावा। तो हमने कहा यार चलो जाके देख के आते हैं क्या होता है। तो मॉर्फियस करके एक इंक्यूबेटर था, वो लोग 3 दिन का स्टार्टअप बूट कैंप कर रहे थे। तो वहाँ पे गए, एक्सपोजर मिला, थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी। बट तब भी नहीं पता था कि अच्छा बना क्या, मतलब स्टार्टअप क्या होता है, मतलब कि वेबसाइट बनानी तो आती है, बट हाउ डज इट, यू नो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जस्ट क्रिएटिंग अ वेबसाइट वर्सेस क्रिएटिंग अ बिजनेस, है ना। एंड वो लर्निंग, अब जैसे ट्रूली मैंडी इज माई थर्ड स्टार्टअप, एंड मैं इससे पहले कभी सीईओ नहीं था। ठीक है, उससे पहले मैं चीफ प्रोडक्ट, चीफ टेक्नोलॉजी, ये सब मैंने देखा है। बट ट्रूली मैडली इज व्हेन आई फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम सीईओ। उससे पहले नहीं आता था कि सीईओ का रोल क्या होता है, क्या क्या करना होता है। तो पिछले 5 साल में वो सब कुछ बहुत सीखा है, कि यार सीईओ का ये रोल होता है। अभी भी रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। तो लर्निंग आई थिंक हैज़ ऑलवेज हेल्प। तो और उसमें मज़ा आता था हमें चीज़ें लर्न करने में। इनफैक्ट अभी मैंने एक लाइन बोली थी, उससे मेरे को याद आया कि मेरे फोर्थ ईयर में ना एक हमारे कॉलेज में वो होता था, जीपी का सब्जेक्ट होता है, जनरल प्रोफिशिएंसी। उसमें दो टीचर्स बैठी थी, उन्होंने पूछा कि कैसे सीखा तुमने ये सब। एंड क्योंकि किसी जबकि हम कंप्यूटर साइंस के थे, बट तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती थी ना, मेरे को नहीं पता आज कॉलेज का क्या सीन है, मेरे ख्याल से आज भी ऐसे ही होगा। बट सेम। वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ भी नहीं थी, है ना। मेरा इंटरनेट फंडामेंटल्स में मेरे 40 नंबर आए थे। 40 नंबर का मतलब है कि 3-4 नंबर देके ग्रेस पे पास किया होगा, राइट। हाँ। एंड मेरे से, आप उस टाइम पे मेरे से ज़्यादा किसी को इंटरनेट आता नहीं था कॉलेज में पूरे, वेबसाइट्स बनाना ये सब। क्योंकि अब मैंने किताबों उन किताबों से नहीं सीखा था, बट वो चेक कर रहे हैं, वो उन किताबों से कर रहे हैं कि भाई उनको तो वही आंसर चाहिए जो 1990 में लिखा गया था। भैया इतना कुछ बदल गया तब से अब तक में। तो टीचर को नहीं लगा होगा कि सही है, मैं अपने हिसाब से लिख के आ गया। तो ऐसी एक जीपी में वो इंटरव्यू चल रहा था मेरा, पूछा उन्होंने कि कैसे सीखा आपने ये सब कुछ, बहुत अच्छा है। मैंने बोल दिया कि यार ऐसी छेड़छाड़ करके सीखा मैंने तो, कि छेड़छाड़ कर हमें phpscripts.com करके एक वेबसाइट होती थी, उस पे कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट्स मिल जाती थी, उसको इंस्टॉल करते थे अपने वैम्प सर्वर पे, कंप्यूटर पे, और उसको हम छेड़छाड़ करके कुछ सीख लेते थे। वो बहुत ही ऑफेंड हो गई
यार छेड़छाड़ मतलब ये दूसरी वाली ने बोला नहीं, यू शुड से यू वर ट्राइंग इट आउट, द अदर वन वाज वेरी पोलाइट। एंड उसने तो फिर दूसरी वाली स्ट्रिक्ट सी टीचर थी, उसने तो मतलब जैसे ठान ही लिया उसको तो मैं फेल करूंगी। तो जैसे ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस लाइक, ये तुम्हें इतना कुछ आता है ना, मतलब फ्रंट पेज किसने बनाया था? एंड फ्रंट पेज यूज्ड टू बी अ, मेरे को नहीं पता अब एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, जैसे एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सब लिख सकते हो, उसमें आप विजुअली वेबसाइट बना के फिर उसका एचटीएमएल में कन्वर्ट करके पब्लिश कर देता। तो मैं कहा यार मेरे को कैसे बताओ, मैंने ऐसे किताबों से तो पढ़ा नहीं है, एंड ये तो शायद हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो मुझे कैसे, वो उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। मैं कहा आई डोंट नो। फिर ऐसे ही उसने 2-3 सवाल और पूछे, कौन से ईयर में हुआ था ये। मैं कहा नहीं मैम, मैंने हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी इन सब चीज़ों की, आप मेरे से कोड लिखवा लो, वो मैं लिख दूंगा। तो वो उसने मेरे को बाहर भेज दिया कि वो दूसरी टीचर अच्छी थी, उसने बचा लिया, नहीं तो वो मेरे को जीपी में इकलौता बच्चा होता पूरे कॉलेज में जीपी में फेल हो गया, जबकि जीपी में सबके पूरे में से पूरे नंबर आते होते हैं, एंड उसी की वजह से लोगों का बढ़ जाता है ओवरऑल स्कोर। तो ये सब गलतियां भी हुई हैं, मतलब नाउ लुकिंग बैक, शी वाज ट्राइंग टू टीच अस कि यार इंपॉर्टेंस होती है हर वर्ड की, आप किस सेटिंग में बोल रहे हो, है ना, बट तब उतनी मेच्योरिटी नहीं होती हम बचपन में कॉलेज में। तो ऐसा ही रहा मेरा, थोड़ा ऊपर नीचे ही रहा कॉलेज की जर्नी भी। अ, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था। इनफैक्ट थर्ड ईयर में व्हेन आई वाज वर्किंग विद लेट्स बाय, मैंने सोच लिया था कि यार अब ठीक है ना, मैं तो यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, मैं अपना भी कुछ शुरू कर लूंगा, आई विल क्या पूरा करना है कॉलेज, आई विल ड्रॉप आउट। बट 6 सेम में मेरी फिर 6 में से 4 सप्ली आ गई, उससे पहले कभी सप्ली नहीं आई। 6 सेम में मेरी 4 में से 6 सब्जेक्ट में सप्ली आ गई, और सबसे अच्छे पेपर हुए थे मेरे वो वाले। बट फिर मैंने कहा यार अब तो इट इज पर्सनल, अब अगर मैंने छोड़ दिया तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो कर नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया इसने। हार मान लिए ऐसा लगेगा। हाँ, एंड उसी ही हमारे ही दौरान में, उसी वक्त उसी सेशन में ये नया रूल आ गया यूनिवर्सिटी का, कि पहले क्या होता था ना, आपकी आ गई सप्ली तो कोई बात नहीं, आप अगले में दे दो। फिर वो इवन ऑड वाला सिस्टम आ गया कि अब आप इवन की अगर 6 सेम की है तो आप 7th में नहीं दे सकते, 8th में ही दोगे। मैं कहा यार ये तो और मुश्किल कर दिया। तो मैंने पहले तो सबसे पहला काम किया कि यार रीचेकिंग के पैसे थोड़े इन्वेस्ट कर देते हैं कि रीचेकिंग करा लेते, तो उसमें फिर मेरी 4 में से 1 तो रीचेकिंग में निकल गई। और फिर मैंने 8th सेम में आई थिंक 5 सब्जेक्ट्स हमारे अपने थे और 3 ये वाले, एक वाइल वर्किंग एट लेट्स बाय, मैंने फिर वो सारे निकाले। मेरे को था यार अब कर रहा हूँ तो 4 ही साल में करूंगा, 5वें साल तक तो नहीं जाने दूंगा। एंड दैट वाज द ओनली टाइम जब मेरी सप्ली आई। उसके बाकी 8 में से 7 सेमेस्टर में, चाहे कुछ सब्जेक्ट में मैं 40 पे मेरे को ग्रेस नंबर से पार कराया हो, बट फेल नहीं हुआ था। तो एंड दैट दैट वाज, मतलब वो शॉकिंग भी था यार, मतलब इवन दो, एंड देखो ना वो माइंड भी कैसे काम करता है। मैं सोच के बैठा था कि यार मेरे लिए तो जरूरी नहीं है, छोड़ दूंगा क्या फर्क पड़ता है। बट व्हेन दैट इवेंट हैपेंड आई वाज डेवास्टेटेड, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द बिग फेलियर्स दैट आई हैड एनकाउंटर्ड। उससे पहले कभी ऐसा नहीं कुछ एनकाउंटर किया था, बट लर्न फ्रॉम इट, became more wiser probably because of it. So ऐसे मतलब पीपल हु आर सेइंग ऐसे गलती मत करना, मत सोचना यार कि हाँ कोई नहीं सप्ली आ गई तो कुछ नहीं होता। जब 40 पे पार करो, पार करना जरूरी है। नहीं तो वो बेवजह माइंड में ना आपके, देखो पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाँ। एनीथिंग दैट हैम्पर्स दैट इज, वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें पढ़ाई से पीस ऑफ माइंड नहीं होता पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई जरूरी है। नाउ लुकिंग बैक आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। अगर मैंने छोड़ दिया होता कॉलेज, नई डिग्री पूरी की होती, तो शायद मैं पछताता। अब आप जब लुक बैक करते हो, राइट, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी कॉलेज लाइफ 4 साल कैसे रहे? ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे कौन सी चीज़ें आपको लगता है यार अगर ये कर लिया होता ना तो और अच्छा होता, अगर कुछ माइंडसेट में चेंज हो लिया होता? जैसे आपका 4 सप्ली है, फिर आपको एक रियलाइजेशन हुआ था वो वाला कि भाई डिग्री कंप्लीट करनी है, ऐसी और भी कौन सी कोई चीज़ हुई होगी कि आपको लगा यार अगर इधर मैंने माइंडसेट थोड़ा अपना चेंज रखा होता, आई वुड हैव बीन मोर फास्टली ग्रोइंग, या मैंने और भी अच्छा परफॉर्म किया होता, आपके पर्सनल लाइफ पे वो ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट डालता? यार ऐसा कुछ कभी आया तो नहीं माइंड में। अभी सोच भी रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अच्छे थे यार मेरे
4 साल में 3 ही साल गया मैं कॉलेज, 1 साल तो मैं मोस्टली काम ही किया। आई थिंक नहीं है ऐसा कुछ भी, बिकॉज़ मैंने ना पढ़ाई बहुत कम करी है, एंड मेरे को आई डोंट रिग्रेट दैट, बिकॉज़ आई नो कि वो पढ़ाई का कुछ मेरे को लाइफ में काम भी नहीं होना था। बट ऐसा ही, एंड यार देखो ना, करिकुलम मेरे को अब अच्छा एक रियलाइज़ेशन जो मेरे को बाद में होती है, पहले तो हम गालियाँ देते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, क्या बेकार सिस्टम है, कोई वो नहीं है। But now that I look back, other than few things which can be improved, obviously, which is true with anything, वो ना, it's a system designed to help us learn how to learn. है ना, हम रोते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम आने वाला है, जिंदगी में क्यों सिखा रहे हो, बट आपको एजुकेशन सिस्टम ट्राई करता है कि आपको एक जर्नलिस्ट वाली जो बेसिक नॉलेज है ना, आपको हर चीज़ की मिल जाए। अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि जर्नलिस्ट होना चाहिए या स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट आप कैसे होगे अगर आपको वाइड सब्जेक्ट्स पता ही नहीं है? मोटा-मोटा आप 8 4 साल में 8 सेमेस्टर में 40 सब्जेक्ट तो पढ़ते हो शायद, है ना? हाँ, ऑन एन एवरेज इजी। 5 तो होते ही है, किसी में 6-7, किसी में 5 से कम तो कभी भी नहीं होते मेरे ख्याल से, है ना? तो यस। 40 प्लस सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, जिसमें से कि अब जैसे अ, मैं बहुत किलसता था कि यार इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं हमें फर्स्ट ईयर में? हम इकोनॉमिक्स पढ़नी होती तो कॉमर्स ही ले लेते, क्यों हमने हाँ। साइंस लेके इधर आए। बट टुडे आई अंडरस्टैंड कि यार अब चाहे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बस वही नाम ही याद है लॉ का, बट आज उसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं, इवन डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप जैसे-जैसे अपना स्पेंड स्केल करते रहते हो, एवरी नेक्स्ट इंस्टॉल की जो कैक है, मार्जिनल कैक बोलते हैं उसको, मार्जिनल कैक बढ़ जाती है, राइट? अब वो लुकिंग बैक यू कैन ऑलवेज सी कि यार बहुत सारी चीज़ों का मतलब छोटी-छोटी चीज़ों का थोड़ा-सा ही, अब आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, आपको 2 ही चीज़ें हैं जो शायद 10 साल बाद याद रहेंगी, बट वो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है और वो काम आती है आज भाई, है ना? तो अब पता बेसिकली नहीं नेट किसी दिन नेट शायद वो ज्योमेट्री भी सिलेबस काम आ जाए मेरे को। मेरे को इधर ग्रूमिंग मैंने कर देता है आपकी एक। हाँ? हाँ, एक्चुअली ग्रूमिंग इट कर इट देता है वो। इट इट ब्रॉडेन्स योर व्यू एंड इट इट टीचेस यू हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स। Because every subject it is new to you, you are learning, then some subjects like मैथ में M1 M2 M3 है, तो वो कंपाउंड भी वो डेप्थ में जा रहा है। अब वो सोच सकते थे उस वक्त, तो लगता था यार क्या फालतू की इतनी गंदी गंदी थ्योरम्स एंड इक्वेशंस, बट आज अगर कोई एआई में काम कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स में काम कर रहा है, डेटा साइंस में काम कर रहा है, तो वो सब कुछ अप्लाई होगा यहाँ, है ना? तो वो उस टाइम पे हमें नहीं होता है उतना ज्ञान, तो एंड थोड़ा रेबल मोड में भी रहते होते हैं हम लोग, बट लुकिंग बैक आई थिंक ज़रूरी है वो सब कुछ, जो जो भी एजुकेशन सिस्टम ऑफ कोर्स थोड़ा आउटडेटेड है, थोड़ा नहीं काफ़ी आउटडेटेड है, बिकॉज़ वर्ल्ड इज़ मूविंग मच फास्टर देन आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ बीइंग इन इवॉल्व्ड, बट आई वोंट डिसमिस इट, आई वोंट से कि यार बेकार है। आई थिंक एसेंशियल है, सबको एक बेसिक ग्रेजुएशन करनी ही चाहिए, एंड अदर देन जस्ट एकेडमिक्स ना, जैसे मैंने एकेडमिक्स में आई टोल्ड यू मैंने ज़्यादा नहीं किया, बट मैंने फेस्ट वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट किया है। हमारा पहला फेस्ट हुआ जो कॉलेज का, उसमें आई वाज़ द ओनली फर्स्ट ईयर फ्रेशर बच्चा जो टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन में पार्ट तो लिया ही, मैं थर्ड भी आ गया, वर्सेस जो उसमें सब मोस्टली फोर्थ लोग थे। मैंने रोबोटिक्स के ऊपर रिसर्च करके बना के प्रेजेंट किया, एंड मैं तो सीखने के लिए ऐसे ही कर रहा था, मेरे को लगा भी नहीं था कि जीत जाऊँगा या कुछ होगा। एंड देन ऐसे-ऐसे करते-करते मैं कॉलेज की तरफ से बहुत जगह जाने लगा। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही मैं मेरे फेसबुक में मेमोरीज़ में आ रही थी फ़ोटो, हम लोग एक रीजनल नहीं रीजनल नहीं किया, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे मैं कुछ नहीं तो आई थी, उसका उनका बहुत अच्छा फेस्ट होता था, मतलब बहुत वो 3 दिन का फेस्ट है, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। मैं वहाँ के कुछ 15-20 कॉम्पिटिशन्स में मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई एक प्राइज़ लेके आया था। तो मेरा ऐसा पूरा एक डब्बा है, जिसमें और वो उसमें ना हर उसके साथ, बिकॉज़ इट वाज़ अ टेक फेस्ट, तो माउस मिल रहा है, हाँ। गेमिंग वो मिल रहा है अलोंग विद सर्टिफिकेट एंड सम कैश प्राइज़। मैं ऐसे पूरा डब्बा लेके विद सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ एंड गिफ्ट्स ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मतलब
ऐसे मतलब हम फेस्ट जा जाके बहुत सारे वो जीत के आते थे, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हो गई, एंड रोबोटिक्स में कुछ कुछ बनाए हमने। तो वो वाइड वहीं से ना हम होने लग गए थे कि यार वाइड इन्फो मिल रही है। एंड मेरे को लगता है कि स्कूल कॉलेज का एक बहुत, जो कि हम बहुत अंडर प्ले करते हैं ऐसा इंडियन सोसाइटी, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से एंड इवन स्कूल टीचर्स की तरफ से, आई थिंक 50-50% इंपॉर्टेंस रखते हैं एकेडमिक्स एज वेल एज को करिकुलम। हम्म। तो चाहे ड्रामा सोसाइटी में, चाहे डिबेट सोसाइटी में, अब देखो ना, जो लोग अच्छे ओरेटर्स बनते हैं, जिनकी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग होती है, वो जब एंटरप्रेन्योर बन के फंड रेजिंग करेंगे, उनका वो स्किल वहां पे काम आएगी, है ना। एग्जैक्टली। उनको अगर वो कंटेंट क्रिएटर भी बनेंगे तो भी उनको वो स्किल काम आएगी। तो वो सब हम्म। चीज़ों का बेसिक बेसिक है। अब वो आज 10 साल बाद, 15 साल बाद रियलाइज, आप जब कहते हैं ना, यू कैन ओनली जॉइन द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड, तो एक्चुअल में समझ हम्म। आता है कि यार वो हर चीज़ का छोटा, अब हमारी मेरी लाइफ में ये आ रहा है, हो सकता है अब कोई अगर साइंटिस्ट बना हो तो उसको कुछ और आ रहा होगा, कोई मैथमेटिशियन बना हो तो उसको ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी। तो आई थिंक, एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब मजा आया यार मेरे को। तो मैंने 4 साल कॉलेज में काफी फन भी किया, दोस्त बने, एंड बहुत सारी कॉलेज में ना आप लाइफ स्किल्स भी सीखते हो। आई थिंक कि स्कूल में तो आप एक तरीके से बिल्कुल ही गाइडेड होते हो, कॉलेज में आपको थोड़ी फ्रीडम होती है, थोड़े से गाइडेड भी होते हो। तो इट्स अ परफेक्ट लॉन्च पैड टू रियल वर्ल्ड, बिकॉज उसके बाद 4 साल के बाद तो यार आप, यू आर ऑन योर ओन। तो आपको फेंक दिया है क्या है, एक लिफ्ट से अब उड़ो, है ना। हम्म। तो वो कॉलेज इज लाइक दैट, इट्स लाइक अ लॉन्च पैड। यार यहाँ पे आपका इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज सम कंट्रोल। स्कूल में तो आप पूरा ही, मतलब आप भेड़ चाल की तरह, बस हाँ इतने बजे ये, हम्म। इतने बजे ये बंद हो गया, बस में बैठ के जा रहे हो, कोई फ्रीडम नहीं होती ना, आप स्कूल से बाहर भी नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप, मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, आई थिंक हमारा पहला सेशनल था, सेशनल होते थे हमारे मेन एग्जाम से पहले ना 2 बारी सेशनल्स होते थे। हाँ। फर्स्ट सेशन का फर्स्ट सेशन चल रहा है, गाय केम इनटू द क्लासरूम, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, जो भी आगे सबसे पहले आगे बच्चा बैठा था उसका बैकबोर्ड आया, फाड़ दिया, नहीं होगा एग्जाम, बाहर चलो, स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉलेज में स्ट्राइक हो गई, खड़े हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, 20 मिनट बाद देख रहे हैं पुलिस आ गई है, लाठीचार्ज हो रही है, भाग रहे हैं। कि यार ये क्या, तो इतना कुछ, एंड ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स है ना, मतलब वो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ हो गया, सर फोड़ दिया किसी ने किसी का, टीचर को किसी ने मार दिया, ये सब भी है मतलब। मेरा कॉलेज की सोना पलवल रोड पे था, तो मतलब वो बहुत बहुत लाइफ स्किल्स बहुत सारी सीखी है, जिंदा रहना सीखा है कि यार अच्छा, एक टारगेट, हम्म। हम तो मजाक में बात करते थे यार, यहाँ पे नहर है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है इन 4 सालों में हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो यहीं पे हमारी लाश मिलेगी, तो ऐसे रहना है कि ये ना हो। तो थोड़ा कंट्रोल में रहना। तो नहीं वो भाई, सब आ जाता है आपको फिर कॉलेज में। आई थिंक कुछ भी हो, इट्स ऑल्सो, मैं भी मानता हूँ कि भाई 4 साल ये है, या तो पिछला जो भी 2 साल +2 के निकालते हैं, हम्म, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हर एक चीज़ जो भी अभी हो रही है, इट विल सर्कल बैक टू समथिंग कि जो आगे जाके काम आने वाली है। बिल्कुल। Right? आप अभी ट्रूली मेडी के फाउंडर है, राइट? तो व्हाई डिड यू चूज दिस इंडस्ट्री जब आप कॉलेज में थे, या जब आप इवन फर्स्ट वेंचर आपने किया, राइट? Did you even think कि dating as an industry in India, right, is something which you will look up to, right? Or is there any personal connection to it कि हाँ यार, ये कहीं पे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये एड्रेस करनी है, राइट? तो ये ट्रूली मेडी का जो पूरा स्टोरी है, इफ यू लुक बैक एट इट, उसका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, राइट? इज देयर समथिंग विच यू थिंक कि हाँ यार, ये पॉइंट था जब मुझे लगा दैट प्रोबेबली कहीं ना कहीं आई विल कनेक्ट टू दिस। यार सो कॉलेज में तो नहीं सोचा था ये सब कि डेटिंग में कुछ करेंगे, या स्टार्टअप वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था यार। हम्म। जब 2008 में गया था ना मैं कॉलेज, तो हार्डली एनी स्टार्टअप होते थे। फ्लिपकार्ट भी शायद 2009 में शुरू हुआ होगा, बट इतना कुछ, छोटी सी कंपनी थी तब, उनके बारे में कोई बात भी नहीं होती थी। लेट्स बाय ऐसे ही 2010 में शुरू हुआ था। तो ये ये नहीं पता था कि ऐसे कोई स्टार्टअप होते हैं या क्या होते हैं। और तब तो यार बिजनेस मोस्टली ऐसे सर्विस बिजनेस ही होते थे, है ना। तब हाँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट नाम से भी कुछ मैं तो गलती से प्रोडक्ट मैनेजर बन गया था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि, एंड वो तो बिकॉज मेरा जो
प्रोडक्ट हेड था, उसने देख लिया कि इस बंदे में वो है कि ये बाकी कोडर्स की तरह सिर्फ कोड करके नहीं दे दे रहा है वेबसाइट, वो देख भी रहा है कि यार ये बटन ना ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ज़्यादा क्लिक आएंगे, ठीक है, इसको हाँ हाईलाइट करना चाहिए, ये कोई और बटन इसको कैनेबलाइज नहीं करना चाहिए, कलर हाईलाइट ऐसे होनी चाहिए, ब्रांड गाइडलाइंस ऐसे होनी चाहिए। तो वो उसने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे में, तो देन ही पोस्ट मी इनटू द प्रोडक्ट टीम। बट उससे पहले तो मुझको पता भी नहीं था कि कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट करके कोई फील्ड भी होती है, और इंडिया में तब थी भी नहीं, राइट। एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आपने एक जंप लिया, राइट? हम्म, आप बोले कि यू आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सिंगल मदर, राइट? हम्म, कहीं लोग की, राइट, अब यहाँ पे वो टीचर वाला सीन ना हो, बट आई, मेरे को और कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, कई लोग की फट लेती है, ठीक है, रिस्क लेने में, है ना? कि यार अभी इस कॉन्सिक्वेंसेज में अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कूदा, जॉब नहीं ली, और अगर वो भी वर्कआउट नहीं किया, तो मैं हम्म, कुछ नहीं करूँगा, आई विल बी अ फेलियर। और प्लस वो टाइम ऐसा होता है जब आपके सारे दोस्त बिल्कुल, जो है फोड़ रहे होते हैं, राइट? सो कहीं पे वो भी कंपटीशन हो जाती है, एक रेस हो जाती है, यार मेरा दोस्त इतना कमा रहा है, मैं शायद नहीं कमा रहा। बिल्कुल, प्लस यू हैव दिस फैमिली सिचुएशन कि यू नीड टू सपोर्ट देम, यू हैव टू सपोर्ट देम। बिल्कुल। वहाँ पे ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है आप में कहाँ से आई, राइट? डू यू थिंक कि वो कैलकुलेटेड रिस्क था? नहीं यार, कैलकुलेटेड तो नहीं था, बल्कि अगर ज़्यादा दिमाग लगा के कैलकुलेट करता तो नहीं ले पाता। ऐसे सेट गट से था, ठीक है, एंड आई वाज सपोज्ड टू बी द ब्रेड विनिंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, because my mother had shut down her parlor in Feb of 2012, and I was to graduate in June of 2012, and then घर का सपूत बन के पैसा कमा के लाना था। इनफैक्ट जब उनको मैंने बताया तो वही लड़ाई भी हो गई कि घर पे बैठे रहोगे, एसी चलेगा, कौन बिल भरेगा, कहाँ से आएगा पैसा। एंड मैं फिर घर में एक छोटा कमरा था बिना एसी वाला, मैं उसमें शिफ्ट हो गया कि नहीं चलाऊंगा एसी, ये है वो है। 2-3 दिन के लिए हुआ, क्योंकि तीसरे दिन मैं आई, एंड सी थोड़ा सा लक भी फेवर करता है ऑफ कोर्स, एंड लक मेरे को तो लगता है लक इज पॉलिश्ड बाय और हार्ड वर्क आल्सो। तो मैं आई थिंक इस इंसिडेंट के, इस लड़ाई के 3-4 दिन में आई स्टार्टेड कंसल्टिंग अ स्टार्टअप, एंड फिर ऐसे एक और मिल गया, बिकॉज मैं एक्सीडेंटली लेट्स बाय में कंसल्टेंट बन गया था, और फिर लेट्स बाय को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया, एंड मेरे को था यार मेरे को बैंगलोर तो नहीं जाना। तो और मेरे को तो ये भी था ना कि यार मेरे को नौकरी तो ज़्यादा टाइम करनी ही नहीं है, मैं तो बस कॉलेज के दौरान में कर रहा था सीखने के लिए, कि अपना कुछ करेंगे। एंड ऐसे ही मैं गलती से कंसल्टेंट बन गया, ऐसे मेरे को एक दो क्लाइंट मिल गए, तो आई स्टार्टेड अर्निंग इन अ मंथ, जो मेरे को साल में मिलता किसी एचसीएल वगैरह में जाके, इन्फोसिस एचसीएल ही आती थी तब हमारे कॉलेज में। तो of course in hindsight they have it became a good decision, but अगर मैं उसको कैलकुलेट करके करता तो there was no way I could have there is no way I could have uh, given it a logical reasoning कि हाँ ये करना सही है। तो बाकी कुछ ना एक्सपोज़र इन चीज़ों से मिला। आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय उस टाइम पे बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, एंड इनफैक्ट मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे एक दोस्त ने दिखाई थी, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। तो दैट वाज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, एंड वहाँ से मेरे को वो आया यार। एंड बट नाउ देखो, उस टाइम पे अगर मैं कैलकुलेट करके करता ना तो मैं शायद नहीं लेता, बट आज मैं अगर बैठ के कैलकुलेट करूँ तो सबसे बेहतर है, बिकॉज़ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत लो है। देयर इज़ नथिंग टू लूज़, ओनली टू गेन, है ना? तो अब आज कोई अगर मान लो मेरी जगह पे है, उसने सोचा कि यार नहीं, मेरे को तो पहले घर पे पैसा लाना है, तो मैं नौकरी कर लेता हूँ, और हो गए 5 साल, अब आ रही है अच्छी खासी सैलरी, बहुत मुश्किल है उसके लिए वो सैलरी छोड़ के। एंड मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, जो इसी उसमें फँस गए। वो सैलरी से बड़ा कोई कोकेन नहीं है ना? वो सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग चीज़ है दुनिया की। तो अब एक बारी आपको वो लग जाए लत, तो फिर नहीं छूटती आसानी से, फिर वो तब और मुश्किल हो जाता है, फिर जब तो आप एक्चुअल में फिर आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं ना, यार अभी तो मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे छोड़ूँ? मैं तो कमा ही नहीं पाऊँगा, मेरे घर के आपके खर्चे भी बढ़ चुके होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी होती हैं। तो एक्चुअली व्हेन यू आर यंग इट इज़ मच ईज़ियर टू टेक अ रिस्क, बिकॉज़ द कॉस्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज़ लो वर्सेस लेटर।
एंड फिर एक और चीज़ होती है कि शुरू में आप जिस माइंडसेट में ढल जाओ। अब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करी तो आई गॉट एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो मैंने उनसे सीखा। अगर मैंने जॉब चूज़ की होती तो आई वुड हैव गॉटन एक्सपोज्ड टू एम्प्लॉइज़, तो मैं उनसे सीखता और मेरा माइंडसेट उस तरीके का बनता। एंड 99% ऑफ एम्प्लॉइज़ आर नॉट दैट रिस्क टेकिंग, है ना? वो एंड मतलब कर भी नहीं सकते ना, वो प्रिविलेज ही नहीं है ना कि घर में पैसा चाहिए, क्या करें? आई गेस वो एक विशियस लूप में आ जाते हैं एंड उससे बाहर निकलना भी बहुत टफ है इवन व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट कि वो टेम्पटिंग छोड़ना कि हाँ मेरे दोस्त अभी 4 साल के बाद कमाएंगे और मैं शायद 3-4 साल ना कमाऊँ, फिर एक्सपोनेंशियली उसके बाद शायद। यार वो तो देखो, उसका तो कोई अंत नहीं है कभी भी, वो तो अब मैं आज देखूँ यार कि ज़ोमैटो का फाउंडर तो कितना ज़्यादा कमा रहा है, मैं तो नहीं कमा रहा। उसका तो कभी ज़िंदगी में कोई अंत ही नहीं है ना यार, वो तो आपको अपना माइंडसेट ही ऐसा रखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट कंपेयर। एंड ज़ोमैटो का फाउंडर भी सोच सकता है कि साला ये जेफ बेज़ोस तो बहुत कमाता है, मैं तो नहीं कमाता उतना, देयर इज है ना? ऑलवेज अ तो वो बिगर व्हेल। एग्ज़ैक्टली उसका कोई एंड ही नहीं है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि यार मेरे लिए कितना ज़रूरी है। शुरू में इसीलिए आपको अपने खर्चे कम रखने चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट लेवरेज। आप शुरू में अपने खर्चे मत बढ़ाओ और आप मान लो अब जैसे मेरे को क्योंकि पता था ना कि यार मैं कंसल्टिंग जबकि मेरे को सर्विसेज में नहीं जाना था, मेरे को अपने करियर के अर्ली कुछ इयर्स में कंसल्टिंग करनी पड़ी बिकॉज़ एक वो प्रेशर तो था ही ना यार कि पैसा तो लाना ज़रूरी है घर पे, नहीं तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नहीं तो मैं उस टाइम पे आई कुड नॉट हैव अ, स्टार्टेड अप लाइक आई कैन नाउ बिकॉज़ देयर इज़ नो नेस्ट एग। तो अच्छे लोग जो दिमाग वाले होते हैं वो ये भी करते हैं कि अगर ज़बरदस्ती अभी जॉब करनी भी पड़ रही है ना, they save that money, they do not let their expenses inflate and then they ensure कि यार मेरे पास इनफ पड़ा है बाद के लिए, जब मैं स्टार्टअप करूंगा तब मेरे पास 1 साल का 1.5 साल का खर्चा घर का अपना पड़ा हुआ है। तो वो ध्यान में रख के मैं आई वॉज कंस्ट्रेंट, नहीं तो शायद मैं कुछ और मतलब कंसल्टिंग वाज स्टिल बेटर देन सर्विसेज, बट मैं नहीं करता कंसल्टिंग अगर मेरे पास वो लग्जरी होती, बट नहीं। So I guess like ideal way is to either proof of work I guess is the major thing because आपकी जर्नी भी अगर if I notice you took the risk but you had also have a proof of work क्योंकि आपने काम किया हुआ था। अगर कोई आदमी थर्ड ईयर में ही इतना सब कर रहा है you have a proof of work और you understand the economics of the business, the dynamics of everything, how does it work। कहीं लोग जो है वो कॉलेज में ये करते हैं that they don't know but क्योंकि करना है तो करूँगा, इट्स लाइक दैट। एक वेरी अनकैलकुलेटेड रिस्क आ जाता है उधर कि यू डोंट हैव अ प्रूफ ऑफ वर्क, यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड बट स्टिल यू जंप इनटू इट। यार देखो, अब शुरू भी करने के लिए कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। अब प्रूफ ऑफ वर्क भी आफ्टर वर्किंग ही तो बनेगा ना। एंड मेरे को आई वुड से कि वो जो प्रूफ ऑफ वर्क ना अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्सेस फॉर अदर। वो गट फील भी आपकी तभी ट्रेन होती है ना, आपको खुद पे भरोसा होता है कि यार हाँ यार, कुछ तो कर लेंगे। मेरे को ये क्लैरिटी थी कि यार ठीक है, हो सकता है 2-3 महीने घर में पैसा ना आए, भूखे तो नहीं मरेंगे यार, मतलब फिर से मतलब वर्स्ट मेरे लिए तो ये था कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को वापस से सर्विसेज बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा, जिसको जो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। बट वो तो प्रिविलेज है ना एक, मान लेता कि नहीं है अभी कुछ साल कुछ कर मतलब एंड वो भी एक ट्रैप में मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जिन्होंने उस टाइम पे ऐसे सर्विसेज बिज़नेस शुरू किया, बट अब उसी ट्रैप में है कि वो नहीं उस बिकॉज़ अब अच्छा खासा मतलब खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट वो सोचते रहते हैं यार स्टार्टअप शुरू करना था, नहीं कर पा रहे। एंड वो फिर माइंडसेट भी वैसा नहीं बन पाता बिकॉज़ माइंडसेट बहुत डिफरेंट चाहिए एक सर्विस बिज़नेस के लिए और एक स्टार्टअप के लिए। सो ये जो माइंडसेट आप बता रहे हो, व्हाट डू यू थिंक इज द माइंडसेट फॉर समवन ये रिस्क लेना चाहता है, राइट? ऐसी क्या 4 चीज़ें अगर आज मैं स्नेल खन्नौर से पूछूं कि कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो यार उसके जहन में होनी चाहिए कि यार ऐसा आपको थोड़ा-सा सोचना ही होगा। यू नीड टू हैव दिस माइंडसेट, अ वॉरियर माइंडसेट और बजटिंग माइंडसेट। जैसे कौन-सी 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने भी इस पीरियड में सीखी हुई है? यार तो सबसे पहले तो आई थिंक
एक ना ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है कि आपको हर वक्त लर्न करते रहना पड़ेगा. देर इज नो एंड टू लर्निंग. You will have to surround yourself with people who are intelligent than you, smarter than you. You should want to work with people who are more smarter than you. When we hire people, we try कि we hire people who are smarter than me, than in a particular field which I am hiring them for. दूसरा आपको मैं एक बोलता हूँ स्टार्टअप्स के लिए मेथोडोलॉजी, फ्रूगाइल मेथोडोलॉजी. तो जैसे एजाइल मेथोडोलॉजी होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, तो फ्रूगाइल इज फ्रूगल प्लस एजाइल. तो एजाइल बोलता है कि एक्सट्रैक्ट वैल्यू फास्टर, कि जब आप किसी प्रोडक्ट का एमवीपी बना रहे हो तो जो आपके सबसे हाई वैल्यू पॉइंट्स वाले फीचर्स हैं और जिन पे लो एफर्ट लगता है उनको पहले करो, ताकि आप पहले वैल्यू डिलीवर कर पाओ. एंड फ्रूगल माइंडसेट ये बोलता है कि मिनिमम रिसोर्सेज में, लीस्ट रिसोर्सेज में आप बेहतर आउटपुट दे पाओ. तो अगर आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यार फ्रूगल रहो कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा वैल्यू अर्ली ऑन एक्सट्रैक्ट करो. आई गेस ये एक मिस्टेक है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या फर्स्ट टाइम फाउंडर्स बनाते हैं, और मैंने खुद ने भी बनाई, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अलावा मैं एक फिनटेक फाउंडर भी हूँ, मेरा एक फिनटेक स्टार्टअप है. हमने क्या किया ना, ये ऑब्जर्व किया कि हम लोग जो है जो टेक बना रहे थे, मेरा भी इट्स एआई स्टार्टअप, सो हम पूरे मॉडल, पूरा जो एल्गोरिथम है वो इन हाउस बनाने की कोशिश कर रहे थे. सो अब कॉलेज टाइम में क्लासेस जाना, उसके बाद जो है जो घंटे बच रहे हैं उसमें पूरा टेक बनाना, एंड देन वी रियलाइज कि यार अगर हमें एमवीपी ही बनाना है, व्हाई डोंट वी यूज द रेडीमेड एपीआईज अवेलेबल. जो बना बनाया है उसको कंबाइन कर दो, उसमें अपना टच डालो एंड जस्ट लॉन्च इट, राइट. सो आई गेस ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि मैंने खुद अलग अलग 5-6 फाउंडर में देखी हुई है, जो कि आपने भी रियली इन अ गुड वे एड्रेस कर दिया उसको. इफ यू वांट टू लॉन्च, इफ यू लॉन्च फास्ट यू फेल फास्ट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर टू फेल फास्ट, तो लर्निंग मिलेगी, यू विल मूव ऑन. वरना तो एक प्रॉब्लम को 3 साल सॉल्व करोगे. आई थिंक रीड ऑफमैन का एक बहुत अच्छा कोट भी है इस पे, इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड विद योर फर्स्ट प्रोडक्ट देन यू हैव लॉन्च्ड इट टू लेट. क्योंकि यार जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हो ना, आप जो आइडिया सोच के बना रहे होते हो, जरूरी नहीं है वो यूजर को पसंद भी आएगा. आपको बहुत पिवट करने पड़ते हैं. सम पिवट्स आर स्मॉल, सम आर लार्ज. जब तक आप यूजर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं दोगे, डेटा नहीं देखोगे, उसको यूज करते हुए नहीं देखोगे, देर इज नो वे टू नो. जितनी जल्दी आप वो चीज करोगे, उतनी जल्दी आपको फीडबैक मिलेगा और उतनी जल्दी आप बना पाओगे. आई गेट दैट्स द वे कि लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट, पिवट फास्ट. बिल्कुल. ग्रेट. नो आई कॉल इट बीएमआई, बिल्ड मेजर आइटरेट. हाँ, बिल्ड बनाओ, मेजर आइटरेट. मेजर मेजर. लोग एक ही गलती करते हैं, मेजर करने के मैकेनिक्स नहीं डालते. ठीक है, हाँ. एमबीपी में तुम फीचर एक कम रख लो, एनालिटिक्स जरूर रखना, क्योंकि जो मेजर ही नहीं कर पाओगे तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, फिर उस पर आइटरेट कैसे करोगे. तो लोग सो क्या आई गेस करते हैं, यहाँ पे आइटरेशन को भी ये समझ लेते हैं कि अभी मैंने इस वाले आइटरेशन में बस 2 फीचर डाले, अगली आइटरेशन में एक और फीचर डालूंगा, अगली में एक और डालूंगा. नहीं, उन्हीं 2 को ही पहले आपको एमबीपी के बहुत सारे आइटरेशन बना के उनको बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ेगा कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. सो आई गेस build, measure and iterate. I think measure maybe you need to have, to adding on to your point, सही metrics पे उसको measure करना is really important. I think कि कई लोग जो है कल गलत metrics पे उसको identify करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐप लॉन्च किया, 2 मिलियन डाउनलोड है, बट एक्टिव यूजर सिर्फ 1% है. सो आई गेस वेनिटी मेट्रिक्स को हटाना, एक रियल मेट्रिक्स को बेस पे लाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड it's the founder's job to find the real metrics, I guess. When you start off, right, do you think ki outsourcing is the key, or should the team look after everything? So for example, early stage startup. डिपेंड करता है, आपकी जो कोर चीजें हैं उनको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज आप उनको जितना आउटसोर्स करोगे ज्यादा दिन, वो इन हाउस कैपेबिलिटी बनना मुश्किल हो जाएगा, और मतलब फिर मतलब इन हाउस बनी नहीं है ना वो कैपेबिलिटी.
जो नॉन कोर चीज़ें हैं, जो कमोडिटाइज़ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर हाउसिंग हो गया, डिलीवरी हो गया, कुछ हद तक एग्ज़ीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, नॉट आइडिएशन पार्ट, नॉट द स्ट्रैटेजी पार्ट, बट अब आइडिएट कर लिया, स्ट्रैटेजी बन गई, क्रिएटिव्स बन गई, अब किसी को बैठ के बस चलाना ही है ना कैंपेन, उस पार्ट को आउटसोर्स कर दो, कोई बात नहीं। बट अगर टेक आपका कोर है, ठीक है, तो आप टेक नहीं आउटसोर्स कर सकते बिकॉज़ देन आपके पास टीम में कोई है ही नहीं उसको सँभालने वाला। एंड कोई मतलब डिज़ाइन है, उसको ठीक है फ्रीलांसर से करा दिया चलेगा। यूआई यूएक्स करा लिया चलेगा, ग्राफिक डिज़ाइन बनवा लिया चलेगा। बट जो भी आपके धंधे का कोर है, वो आपको इन हाउस करना पड़ेगा। Hmm. Got it. What's your advice for an early stage startup for a first time founder or a student entrepreneur to raise funds? कैसे अप्रोच करें इसको? If I have not even pitched my startup to anyone, but I need fund now. यार तो देखो शुरू शुरू वाला पैसा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लो, ठीक है? उससे फिर आप एक कुछ ट्रैक्शन तो लाओ। अब वो अ, ज़रूरी नहीं है वो ट्रैक्शन रेवेन्यू हो, बट वो कुछ ट्रैक्शन दिखनी चाहिए ताकि कोई एंजल इन्वेस्टर फिर आप पे बेट ले पाए। फिर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओ। उनको स्टूडेंट्स तो देखो वैसे भी बहुत ही फ्रूगल होते हैं, वो तो स्टूडेंट्स ऐसी-ऐसी चीज़ें फ्री में कर लेते हैं जो एक बड़ी कंपनी का, किसी बड़े स्टार्टअप का हाई पेइंग एम्प्लॉयी भी नहीं सोच सकता कि अरे ये इतने कम में करा लिया तुमने। दैट इज़ वेयर फ्रूगल माइंडसेट कम्स इन। एंड बच्चे तो कॉलेज के बच्चे तो यार मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही होते ही नहीं है ना वैसे, तो ऑप्शन ही नहीं है, जब है ही नहीं तो मतलब क्या ही करोगे? तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फ्रूगल होते हैं। फिर लो रिसोर्सेज़ में बनाओ, अपना मैट्रिक्स बिल्डअप करो, मेज़र करो, खुद को भी प्रूव हो जाए कि हाँ यार, इसमें कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। होगा काफ़ी बारी 50% चांस है कि शायद लगेगा यार नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, या तो पिवट करोगे या बंद कर दोगे। बट लग रहा है कि हाँ यार, ये तो नंबर अच्छे बन रहे हैं, अपने आप ग्रोथ आ रही है, अच्छी आ रही है, थोड़ी-सी मार्केटिंग डाल रहे हैं तो और अच्छी आ रही है। Then you go out, you go to angel investors first. There are a lot of good angel investors. There are a lot of good angel syndicates like AngelList, IPV, WFC. WFC का तो इनफैक्ट आई थिंक एक प्रोग्राम भी है जिसमें वो स्टूडेंट्स वगैरह को भी काफ़ी इनकरेज करते हैं। आई मेट मैं नाम भूल ओटो शायद स्टार्टअप का नाम है। इज़ अ वेरी यंग लेस देन 20 ईयर ओल्ड गाय। WFC ने फंड किया, इनफैक्ट ही वेंट टू शार्क टैंक आल्सो। स्टूडेंट ऑन द मतलब। तो डब्ल्यूएफसी इज़ वी फाउंडर सर्कल। तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम पे तो यार बहुत आसान है वो वर्सेस 10-12 ईयर्स अगो जब एक स्टार्टअप के इवेंट के लिए हमें ज़ीरकपुर जाना पड़ता था। यहाँ पे आप दिल्ली, गुड़गाँव, बैंगलोर में बैठे हो, हर हफ्ते 10 इवेंट हो रहे हैं, चले जाओ किसी में भी, लोगों से मिलो, नेटवर्क करो, लोगों को दिखाओ क्या बना रहे हो। अ, एक ही बिलीवर ढूँढना होता है ना? तो वो रिजेक्शन आएँगे मतलब मेरे को 400 लोगों ने आज तक मना किया होगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो ठीक है। I guess rejection is the way to go about. Like rejection, तो as a founder, you need to be redundant to any rejection. बिल्कुल, लर्न फ्रॉम देम, ट्राई एंड इम्प्रूव, आस्क देम कि ओके व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट कि आप डालते, है ना? एंड मतलब ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं हर कोई तुम्हें ये सही भी बताए, बट एट लीस्ट टेक फीडबैक, देन प्रोसेस इट एंड यू वुड नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर बिज़नेस। Hmm. Got it. Got it. Yeah. बहुत सारी बातें करनी है, but I guess आपका time frame will exceed it. So we'll cut it short right now. But obviously एक बार हम पक्का बैंगलोर में मिलेंगे when you are there. Uh, Before going right, एक because you are the founder of TM, ये क्वेश्चन में ना पूछूं ये हो नहीं सकता, right? Just give 4-5 dating advices to college students. आपका ऑब्जर्वेशन कैसे? यार तो बहुत बेसिक है, देखो कॉमन सेंस है ना? लोग गलती कर देते हैं इन चीज़ों में। सबसे पहले तो प्रोफ़ाइल अपनी में मेहनत करो प्रोफ़ाइल बनाने में। लोग ऐसे फ़ालतू की प्रोफ़ाइल बना देते हैं, क्यों कोई लाइक करेगी तुम्हें, है ना? स्पेशली लड़कों को, देखो लड़कियों को नहीं है ज़्यादा ज़रूरत एडवाइस की, उनको आता होता है, लड़कों को ही है सबसे ज़्यादा ज़रूरत। तो अच्छी प्रोफ़ाइल बनाओ, मेहनत करके उसमें अपने बारे में बताओ, देन जब किसी को लाइक कर रहे हो,
अच्छा, पहले तो प्रोफाइल में कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। ग्रुप फोटोज मत डालो, कैसे पता चलेगा उसको तुम कौन हो इनमें। जिम सेल्फीज मत डालो, नहीं पसंद आती किसी को। सन ग्लासेस अवॉइड करो, नहीं पसंद आते। ठीक है, पेट्स वगैरह हैं तो पेट्स की फोटो डालो अपने साथ। अ, अच्छी स्माइलिंग फोटोज डालो, क्लियर फोटोज डालो। प्रोफाइल में डिटेल में भरो अपने बारे में चीज़ें, ताकि किसी को मतलब आपकी आपने कितनी सीरियसनेस से प्रोफाइल बनाई है, उससे पता चलता है ना सामने वाले को ये कितना सीरियस है, कि हमें फालतू में बना ली है कि एक्चुअल में सीरियस है। देन जैसे ट्रूली मैनली में एक ट्रस्ट स्कोर करके फीचर है, उसको यूज़ करो तो आपका ट्रस्ट स्कोर बढ़ा है। अगर मतलब 80% ट्रस्ट स्कोर ऊपर है तो आपको कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यू आर ट्रीटेड एज़ गुड एज़ अ पेड मेंबर। ठीक है? देन एक और लड़के बहुत बड़ी गलती करते हैं, मान लो मैच हो गया, उसका सिंपल हाय भेज देंगे। तो यार लड़की के इनबॉक्स में तो 100 हाय आ रखे हैं, उसका पहला फ़िल्टर क्राइटेरिया यही होता है कि किसने सिर्फ हाय भेजा है, किसने कुछ मेरी मतलब मेहनत दिख जाती है यार, कि द बेस्ट रिस्पॉन्सेज उन पे आते हैं जहाँ पे आपने लड़की की प्रोफाइल में जाके समय लगा के कुछ देखा, पढ़ा और फिर उससे रिलेटेड कुछ पूछा। उस पे रिप्लाई आएगा, सिंपल हाय भेज दोगे, हेलो भेज दोगे, नहीं आएगा। अनलेस तुम ऋतिक रोशन हो तो फिर आ जाएगा। ठीक है? देन बात कुछ लोग होते हैं फिर चलो बात तो शुरू हो गई, बात बढ़ानी नहीं आती। तो वो उसको इंटरेस्टिंग रखो। कोई ट्राई करो कि क्वेश्चन पे एंड करो। इंटरेस्टिंग किसी क्वेश्चन पे एंड करो हमेशा अपनी अपनी टर्न, ताकि सामने से रिप्लाई आए। उसके ऊपर मत डालो ये भार कि अब बात को आगे कैसे बढ़ाऊँ, तुम्हें ही अपने ऊपर डालनी है। तो ये कुछ-कुछ ही चीज़ें हैं यार, सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। तो ये सब कर लोगे तो अच्छे मैचेज़ आएँगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, बात आगे बढ़ेगी। Great. How was your experience of today? Like we ask it everyone, and you are free to criticize us, me नहीं as यार, it well. was pretty good. I really enjoyed talking. It was a good, स्पेशली कॉलेज के दिन याद आया तो मज़ा आया। अ, I guess नई मैंने plan किया था that we'll talk about startups and the journey, but somehow the vibe ऐसी आ गई कि यार कॉलेज की बातें करते हैं because you seem like बड़े भैया ना अपना, तो वैसा सही vibe है। आ रही मेरे को कि यार इस बारे में बात करते मजा आ रहा है स्टार्टअप्स के बारे में अगली बारी कर लेंगे। for sure.